नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, हम देख रहे हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री एमपी बोर्ड, और इसमें जो है उसका जो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है सॉरी। फर्स्ट पार्ट में मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए थे, सेकंड पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 15 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे सेकंड पार्ट में। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16, 17, 18, 19 चार क्वेश्चन करेंगे, और इन चार क्वेश्चन के साथ में अथवा वाले क्वेश्चन भी करेंगे। आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा, मज़ा आएगा। और आप जो है, आपके पास में जो है 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये 2 दिन वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये 2 दिन वापस नहीं मारने वाले। हमने 15वां क्वेश्चन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है कर लीजिएगा। चलिए अपन अब 16वें क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। 16वें क्वेश्चन रजत दर्पण परीक्षण, एल्डोल संघनन को समझेंगे हम बात करेंगे एस्टरीकरण की, वी कार्बोक्सिलीकरण की। हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 की, ये क्वेश्चन है, इनकी रासायनिक सूत्र की बात करेंगे। हम बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया की। हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनके सूत्र एवं इनकी इकाई की। हम बात करेंगे कोनराउस के नियम की और इसके अनुप्रयोग की। हम बात करेंगे संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र और कोई 4 उपयोग। हम बात करेंगे अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग। चलिए, इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमने बाकी के जो क्वेश्चन है ये इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समझे हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये वाला क्वेश्चन समझ लिया हमने, 6वां क्वेश्चन था ये। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी हमने समझ लिया, 6वें, हर एक का अथवा वगैरह सब क्वेश्चन करवाए मैंने। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने समझा है, 7वां क्वेश्चन। हमने ये क्वेश्चन भी समझा, 7वें की अथवा वाला क्वेश्चन, H2 एक द्रव तथा H2 एक गैस क्यों है। हमने ये क्वेश्चन भी समझा है, अम्लराज क्या है, इसके उपयोग। ये क्वेश्चन भी हम समझ चुके हैं। F2O को फ्लोरीन के ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों। EDTA की संरचना और EDTA का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया है। ये क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया है। क्षारीयता का क्रम, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी हम समझ चुके हैं कि C3H9N के संभव समायवी। ये क्वेश्चन भी हम समझ चुके हैं। एमिनो अम्ल ज़्यूटरायन की संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण हमने समझ लिया है पिछले लेक्चर में। एंटीबायोटिक क्या है, इसके एग्जाम्पल हमने समझ लिए हैं। प्रतिरोधी किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं पिछले वीडियो में। इनके नाम कुछ और इनकी एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये भी हमने समझा था। क्वथनांग में उन्नयन हमने समझ लिया है, और क्वथनांग में उन्नयन से रिलेटेड ये सवाल है, ये भी हमने समझा है। ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का ही है, उसका ही क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन है। हिमांग में अवनमन हमने समझ लिया है, और हिमांग में अवनमन से रिलेटेड भी सवाल ये जो है NCERT का सवाल है, ये भी हमने समझा था कल के पेपर में, कल के वीडियो में। चलिए, 14वां क्वेश्चन हमने समझ लिया था, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये वाला क्वेश्चन भी हमने समझ लिया था, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी हमने समझा था, विक्टर मेरी विधि। ठीक है, विक्टर मेरी विधि समझ ली थी हमने पूरी तरह से, अच्छी तरह से पिछले वीडियो में। और ये क्वेश्चन भी हमने समझा था, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे। क्रोमिक अम्ल मतलब फिनॉल से क्या बनाना, पैराबेंजोक्विनोन कैसे बनाना, वो मेथड है ये। चलिए, यहाँ तक हमने जो है कल के वीडियो में चर्चा करी थी। आज हम इससे आगे चर्चा करने वाले हैं भैया। तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर लीजिए सभी साथियों को, सभी बच्चों तक, ताकि 28 तारीख से पहले सभी बच्चों तक पहुंच जाए और सभी बच्चों को जो है उनका पेपर अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है अगला 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16वां है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है आपका मॉडल, जो आपका जो दिया हुआ ना मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं।
तो हम पहले मॉडल के तो तैयार करें। कुछ बच्चे मेरे पास क्या तो कहते हैं कि सर श्योर है कि आ जाएगा। अरे भैया तुमको जो श्योर है वो कर लो, श्योर है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मॉडल पेपर के भैया आपको ये याद है तो बढ़िया बात है, दूसरे क्वेश्चन करो, और याद नहीं है तो पहले ये करो, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करो, उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो अदर क्वेश्चन भी करिए। लेकिन एक अपना जो कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ भैया हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करके आए हैं, हम क्वेश्चन बैंक करके आए हैं, आपके पास टाइम हो तो आपको हम मना नहीं कर रहे, आप दूसरे क्वेश्चन भी कीजिए। ठीक है, लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर में जितना भी मेहनत करना है कर लीजिए 2 दिन से ज़बरदस्त तरीके से। और मैंने अलग अलग तरह से ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं केमिस्ट्री के, क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए सारे वीडियो। 14 नंबर के 28 नंबर के लिए मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो जिसमें 28 नंबर के कवर होते हैं, स्पेशल भी बना रखे हैं क्वेश्चन बैंक के अलावा, वो बना रखे हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज़ अवेलेबल हैं सारे चैनल पर। चलिए बात करें, आपके सामने क्वेश्चन है टोलेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या है? टोलेन अभिकर्मक। ओके, क्वेश्चन क्रमांक 16 पढ़ रहे अपन। रजत दर्पण परीक्षण क्वेश्चन है आपका, रजत दर्पण परीक्षण, रजत दर्पण परीक्षण, इस पर शार्ट नोट्स लिखना है आपको, रजत दर्पण परीक्षण पर। तो रजत दर्पण परीक्षण में आप ये वाला इसका आंसर लिख के आओगे। टोलेन अभिकर्मक क्या है? इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया होगी तो क्या बनता है? रजत दर्पण बनता है। अब बताओ, लिखिएगा यहाँ से टॉलेन अभिक्रिया, इसी को क्या लिखेंगे? टॉलेन अभिक्रिया। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है जब टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है। तो एल्डिहाइड जो है Ag+ आयन को Ag में अपचयित कर देता है। एल्डिहाइड जो है Ag+ आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है? Ag में। यहाँ पर ये Ag+ आयन के रूप में किस में कन्वर्ट हो गया? ये Ag में अपचयित कर देता है एल्डिहाइड। और परख लेने की दीवार क्या हो जाती है? परख लेने की दीवार पर चमकदार रजत दर्पण बनता है। इसी को अपन रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। और एल्डिहाइड देते हैं रजत दर्पण परीक्षण। कीटोन भाई साहब यहाँ परीक्षण नहीं देते, कीटोन यहाँ परीक्षण नहीं देता है। कौन देते हैं? सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। ये RCHO, RCHO क्या है? एल्डिहाइड। R की जगह आप CH3CHO लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है? 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस। रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर जो है 2Ag है ना, RCOO माइनस, RCOO माइनस, ये R की जगह अपनों ने यहाँ CH3 लिख दिया, तो ये R, ये उठाया C और यहाँ से O उठाया और यहाँ से फिर O उठाया, ये हो गया RCOO माइनस हो गया। 2Ag ये लिख दिया अपनों ने 2Ag, ये 2Ag प्लस अमोनिया कितने हैं? 2 दूने 4, तो 4NH3 लिख दिया। क्या लिख दिया अपनों ने? 4NH3 प्लस 2H2O हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? 2H2O। तो 3 हाइड्रोजन तो ये हैं आपके पास और 1 हाइड्रोजन यहाँ से उठा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ बच रहे, 1 ऑक्सीजन तो अपने ने इधर ले लिया था, तो ये हो जाएगा 2H2O। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट है। तो ये वाली रिएक्शन लिख लेना। रजत दर्पण परीक्षण में, रजत दर्पण परीक्षण एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। बाकी ये थ्योरी तो आप इसमें लिख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आप ढंग से कीजिएगा, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप जो है अभी लिख लो, लिखते रहो, रफ कॉपी भर दो 2 दिन में, ठीक है? क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखना ही है। तो एक बार उंगलियों को पहचान बना दो इससे कि तू लिखना सीख, उंगली तेरे को एग्जाम में फिर लिखना है। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डोल संघनन, नोट कीजिएगा बेटा, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? सारे वीडियो मैंने इनकी मैकेनिज्म तक समझा रखी है एल्डोल संघनन से रिलेटेड, लेकिन अभी जो है सिर्फ शार्टली अपन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। एल्डोल संघनन में क्या है? इसको CO को जो है यहाँ पे H यहाँ लगा रहेगा बेटा, ठीक है? इसको ऐसे करते CH3CHO और ये भी CH3CHO, 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए भाई साहब अपनों ने। क्या ले लिए? 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए। करामत क्या करेंगे अपन जो है, ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना?
और ये बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा, तो ये CH3CH, ये CH3CH OH और ये CH2CHO। इसमें ये जो कंपाउंड बना इसमें OH ग्रुप भी है और CH ग्रुप भी है। तो अपन जब IUPAC नाम करते हैं तो एल्डिहाइड के लिए क्या कहते हैं अल, और एल्कोहल के लिए क्या कहते हैं ऑल। तो अल और आल दोनों हो गए इसमें, अल और आल, इसको कह दिया एल्डोल। क्या कह दिया? एल्डोल। ठीक है, मेरी बात समझना, क्या कहते हैं इसको? अल और आल दोनों हो गए, इसको कह रहे एल्डोल कह रहे। कैसे बन रहा है? क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त, शर्त क्या रख ली इसमें, जैसे कि ये लिखा मैंने, मेरी बात सुनना बेटा, ये लिखा मैंने CH3 और CHO, ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसके सापेक्ष ये कौन सी पोजीशन है? अल्फा। और अल्फा कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न कार्बोनिल ग्रुप, भिन्न हो सकते हैं, समान हो सकते हैं या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों, उसमें क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। शर्त ये है कि उसकी अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए? अल्फा पोजीशन वाला कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड एवं कीटोन के दो या दो से अधिक अणु तनुसारक विलयन क्या है? NaOH ले लो, CaOH ट्वाइस ले लो, BaOH ट्वाइस ले लो, K2CO3 की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो एल्कोहल और एल्डिहाइड है ना, एक तो एल्कोहल और एल्डिहाइड, जो एल्कोहल और एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल और कीटोन दोनों के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ये एग्जाम्पल हो गया, ये एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं इस रिएक्शन को, है ना, इसको कहेंगे एल्डोल संघनन। अब ये बन गया, ये क्या बना? एल्डोल बना। इस एल्डोल को वापस, जो एल्डोल है ये CH3 लिखा आप लोगों ने, ये CHOH, ये CHOH, ये जो CH2 लिखा हुआ इसको CHH ऐसे लिख दिया, गर्म किया, इसको गर्म करने पर भाई साहब क्या करामात हो गई, यहाँ का OH और ये H माइनस क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो OH माइनस और H प्लस निकला, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। तो एक असंतृप्त एल्डिहाइड बना जिसे क्या कहते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। तो क्रोटोन एल्डिहाइड एक क्या है? एल्डोल संघनन उत्पाद है। इसी अभिक्रिया को अपन एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहेंगे। मेरे हिसाब से आपको जो है बेटा जी ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आपको ये याद हुई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। इसमें हम जो है 4 क्वेश्चन, 4 और 4 8 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। अपन कितने क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में? हम 8 क्वेश्चन करेंगे, और 8 में से अच्छे खासे क्वेश्चन अगर आपके बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आपको बधाई। चलिए आगे बढ़े। ये बढ़िया क्वेश्चन है साहब। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या लिखना है बेटा आपको? रासायनिक सूत्र लिखना है। लिखोगे? चलिए, पहला है आपके पास 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है? 2-क्लोरोब्यूटेन। लिखिए इसका आंसर, पहले का आंसर 2-क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले ब्यूटेन लिखें। तो ब्यूटेन लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन लिख लिए। 2-क्लोरोब्यूटेन। दूसरी पोजीशन पर क्या लिख दूं मैं? ये Cl लगा दिया। बाकी अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर 2 वैलेंसी पूरी है, CH2 लिखेंगे। यहाँ पर 1 ही वैलेंसी है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा भैया 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है? 2-क्लोरोब्यूटेन। अब आपके पास अगला जो आ रहा है, अगला क्वेश्चन 2-ब्रोमो-3-मेथिल-पेंटेन। 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। मेरी बात सुनना, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन लिख लिए। अब क्या 2-ब्रोमो, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो दूसरी पोजीशन पर मैं ब्रोमीन जोड़ दूं, ये Br, ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरी पोजीशन पर मेथिल जोड़ दूं, ये जोड़ दिया CH3 तीसरी पोजीशन। उधर से गिन रहे अपन, अगर इधर से गिनते तो इस पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ देता, क्या फर्क पड़ रहा। तो चलो इधर से देख रहे अपन, तो 2-ब्रोमो-3-मेथिल-पेंटेन, 5 कार्बन है भैया इसमें। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन जुड़ेंगे? 3। यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी, यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन रहेगा, 3 वैलेंसी पूरी, 1 ही हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर।
यहाँ पर CH2 रहेगा और यहाँ पर CH3। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन की संरचना है, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये। अगला देखिए अपन ये वाला 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन, ध्यान से देखना, ब्यूटटूइन, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन दिख रहा है ना नीचे तक, 4 कार्बन हो गए। अब 1,4 डाई ब्रोमो 1,4, तो पहली पोजीशन यहाँ पर Br लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 1,4 हो गया डाई ब्रोमो। ब्यूटटूइन, ये ब्यूट हो गया, दूसरी इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करी चलो अपनों ने, ये लिखा मैंने 1 2 3 और 4 ब्यूटटूइन। तो 2 और 2 इन मतलब 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये 2 इन लिख दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीट कर लूँ, इसके पास कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी हुई है। इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी हुई है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन, ठीक है। एक बार और लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो, ये Br लिखा, ये CH2 लिखा, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये Br, क्लियर है। ये थर्ड के लिए ये वाला 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन। अब अगला है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन में भैया जो होता है क्या होता है, 1 कार्बन होता है, तो ये 1 कार्बन। 1,1,1 ट्राइक्लोरो, तो पहली पोजीशन पर ही एक Cl ये और एक Cl ये, 3 वैलेंसी तो पूरी हो गई। एक और क्या जोड़ दें अपन, हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये CH जोड़ दिया अपनों ने, ये CH जोड़ दिया अपनों ने, तो 1,1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिखो, यहाँ करके CHCl3 तो भी चलेगा, CHCl3 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया, अगर ये आ जाए, ये रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के जाना। और कहीं पर भी एक भी हाइड्रोजन की कमी या ऐसा मत करना कि कहीं पे CH लगा, हाइड्रोजन लगाना भूल जाओ। जैसे एक भी गलती करी तो आपका जो पूरा नंबर कट हो जाएगा, एक नंबर पूरा कट हो जाएगा। यहाँ पर CH2 लिखना तो CH2, यहाँ पे अगर आपने CH2 की जगह CH3 लिख दिया, आपका नाम पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम्म, 17 का अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया क्लास 11 में भी बढ़िया इंपॉर्टेंट थी भाई साहब। क्या एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया में मेथेन बनता नहीं है और प्रोपेन कठिनाई से प्राप्त होता है। एथेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा आसानी से। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वुड्स अभिक्रिया ये लिया आप लोगों ने RX प्लस 2Na और ये RX। R की जगह मैं ले लूँ भैया यहाँ पर क्या ले लूँ, CH3 और ये Br ले लिया, भले Cl ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी। प्लस ये लिया मैंने 2Na प्लस ये CH3 और ये Br, इस R की जगह CH3 ले लिया। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये CH3 और ये CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँ ये CH3 क्या है, CH3 C2H6, इसको क्या कहूँगा मैं, एथेन कहूँगा। क्या कहूँगा, एथेन। प्लस 2NaBr, इसको क्या लिख रखा है यहाँ पर, RR। ये R ग्रुप हो गया, ये R, और ये 2NaX बोले तो Br है, X बोलो तो X की जगह ब्रोमीन क्लोरीन जो भी है वो रख सकते हैं। अगर आपने CH3 की जगह क्या लिख दिया, C2H5 लिख दिया, लिख सकता हूँ। ये लिखा मैंने बेटा जी C2H5 Br और ये C2H5 Br, 2 मालिक्यूल उठा लिए मैंने। प्लस क्या लिया 2Na, वो एक किसकी प्रेजेंस में, ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर लेंगे, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोडियम डाल रहे ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, ये बेटा जी 2NaBr निकल जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने C2H5 और C2H5 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। C4H10 हो गया ना, ये ब्यूटेन हो गया। प्लस 2NaBr,
तो याद रखोगे, ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की धात्विक सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तब एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल वे में इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हो। ये भी लिखो तो रिएक्शन तो भी चलेगा और ये भी लिखो तो भी चलेगा। R की जगह CH3 और C2H5 लिखा और रिएक्शन मैंने बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आएगा समझ में तो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले बेटा, आगे बढ़े। ये 17 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो वुड्स अभिक्रिया के बाद में हुंस-डीकर रिएक्शन, बड़ी मस्त अभिक्रिया है यार हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, भैया ये जो होता है, मेरी बात सुनना, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। और इसका H हटा दे और उसकी जगह Ag कर दे। क्या कर दे? Ag। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा? सिल्वर लवण हो जाएगा। AgOH के साथ क्रिया करवाई, H2O निकल गया और सिल्वर जुड़ गया यहाँ पर। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक, क्या लिया अपनों ने? अक्रिय विलायक। अक्रिय विलायक क्या लिया अपनों ने? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कितने डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा रहे? 350 केल्विन पर रिएक्शन करवा रहे। ध्यान रखना क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ का CO2 निकल जाएगा और यहाँ से एक Ag और एक Br, AgBr हो जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। मेरी बात सुने, तो ये लिख दूं, ये Br, यहाँ से एक Br उठाया, ये CO2, ये लिखा मैंने CO2 प्लस एक Ag और ये यहाँ से एक Br बच रहा था, ये लिख दिया मैंने AgBr। ये हो गई हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसको कहते हैं एरिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन कहूँ तो भी सही है और एरिल ब्रोमाइड कहूँ तो भी बिल्कुल सही बात है। चलो हुंस-डीकर विधि समझ में आई। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। याद हो गई? हो गई होगी याद। सिंपल रिएक्शन है, लिखकर भी देख ली होगी। आगे बढ़े, चलूं? चलिए, जय हो। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र एवं इकाई लिखिए। विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र और इकाई लिखिए। ठीक है, अकेले मत पढ़ना, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, चर्चा करने से और ज़्यादा याद रहेगा। ज़्यादा दोस्त से भी मत बनाना ताकि जो है आपको डिस्टर्ब हो पढ़ाई में। एक दो दोस्त अच्छे होने चाहिए ताकि उससे अपन शेयर कर पाएँ कि यार ये चीज़ है, अच्छा बढ़िया बात है। मज़ा आता पढ़ने का, एक दो दोस्त साथ में रहते तो। ज़्यादा होते तो फिर बातें हो जाती है। चलिए, विशिष्ट चालकता क्वेश्चन है आपका। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। तो विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता तीनों करने हैं। तो विशिष्ट चालकता हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केप्पा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य क्या है? कोई भी चालक के 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता। किसी विद्युत अपघट्य के क्या है? 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता। कितनी है? 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता। घन सेंटीमीटर को क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और भाई साहब इसे केप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब केप्पा ऐसे लिखना, यूं करके, यूं, के की थोड़ी सी टांग खींच दो हल्की सी। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और भाई साहब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। RA/L। R क्या है? प्रतिरोध है। A क्या है? क्षेत्रफल है। और L क्या है? लंबाई है। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध है। A इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। L इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। जो इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं उनके बीच की लंबाई होता है। तो केप्पा बराबर 1/रो, रो मत, है ना, चुप रहे। केप्पा बराबर 1/, क्या लिखूंगा मैं? RA/L। रो की जगह क्या लिखा मैंने? R। और A/, क्या लिखूं मैं? L लिखूं। तो ये L कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और RA नीचे रह जाएगा। L कहाँ जाएगा? तो 1/R गुणित L/A लिख दिया। तो केप्पा बराबर 1/R गुणित L/A हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया बेटा?
जहां R प्रतिरोध है, A इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, L इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है, केप्पा बराबर, अब इसकी इकाई निकालना है भैया, तो 1/r गुणित L बटा ए लिखा ना, तो केप्पा बराबर R की इकाई क्या है ओम, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ से सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ओम और सेंटीमीटर है क्या, उसको ऊपर लिखा तो क्या लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो भैया विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, इसको ओम ही कहेंगे, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। जक्कास एकदम से। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है, आपको याद हो रहा होगा, ये मैं मानता हूँ। चले, जय हो, याद तो मिल गई। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता, निपटा दिया। अब हम अगला क्वेश्चन निपटाएंगे आणविक चालकता। जय हो। आणविक चालकता किसे कहते हैं, यो भी बढ़िया क्वेश्चन है। आणविक चालकता, आणविक चालकता ने बेटा जी अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल एम, कहीं बुक्स में लेमड़ा एम भी लिखा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोलर चालकता के लिए मोलर चालकता या आणविक चालकता एक ही बात है। तो डेल एम बराबर क्या लिखूंगा, केप्पा इंटू वी। केप्पा को क्या कहते हैं, अभी बताया था विशिष्ट चालकता। क्या कहा था मैंने, केप्पा को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। अब इसकी डेफिनेशन, मेरी बात सुनना, इसकी डेफिनेशन सुनना। आणविक चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं, या आणविक चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। और V क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, जहां V 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन होता है। चलिए आणविक चालकता की डेफिनेशन पढ़ो। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। क्लियर है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ऐसे भी लिख सकते हो कि विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को आणविक चालकता कहते हैं, जहां V 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। ऐसे लिखोगे तो भी सही है और ये लिखोगे तो भी सही है। यह विलयन की विशिष्ट चालकता के व आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। यह क्या, आणविक चालकता किसके, विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें विलय के 1 ग्राम मोल उपस्थित है। विलय के कितना है, 1 ग्राम मोल उपस्थित है। अर्थात डेल एम बराबर केप्पा इंटू वी। यदि एम ग्राम मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय हो, यदि एम ग्राम मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय हो तो क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। डेल एम बराबर केप्पा इंटू वी, इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखना। अब मेरी बात सुनना, तो 1 ग्राम मोल 1000/m सेंटीमीटर क्यूब में विलय होगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा आपके, V बराबर 1000/m सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो V लिखा हुआ है, ये वाला V, ये चीज़ हो गई, ये V क्या हो गया, V बराबर 1000/m सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। अब इसको मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये डेल एम मतलब आणविक चालकता, केप्पा ऐसा कैसे लिखा, V की जगह, इस V की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, 1000/m लिख दिया, जहाँ m विलयन की क्या है, मोलरता है, जहाँ m क्या है, विलयन की मोलरता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ये हो गया आणविक चालकता के बारे में बात। अब इसकी इकाई डेल एम बराबर ये कहीं लिखा केप्पा गुणित 1000/m। तो केप्पा की इकाई अभी क्या बताई थी, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो इसकी जगह अपनों ने ये लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। मोलरता के लिए क्या लिखा, मोल लिखा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई साहब ये सेंटीमीटर इनवर्स से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एक्चुअल जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से एक ही हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिखूंगा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर ले लूँगा, तो ये लिखा मैंने मोल इनवर्स।
या इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगी किसकी इकाई, किसकी इकाई होगी भैया, आणविक चालकता की इकाई। आगे बढ़े, चलिए, जय हो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे बेटा, वही लिख रखा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है ना बेटा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। किसकी, आणविक चालकता या मोलर चालकता की इकाई है ये। चलिए ठीक है, क्या बात है यार, वाइट वाइट रहता ना बोर्ड तो चलका बहुत ज़्यादा पड़ता है और हम कम दिखते हैं, और हम थोड़े ब्राइट हो गए तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये ज़्यादा ब्राइट ना हो इसलिए हमने ब्राइटनेस कम कर रखी है। अगला है बेटा तुल्यांकी चालकता। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, तुल्यांकी चालकता। वैसे जो आणविक चालकता याद करोगे तो तुल्यांकी चालकता भी याद हो जाएगी। तो तुल्यांकी चालकता को, आणविक चालकता को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से और इसको रिप्रेजेंट करते डेल ई क्यू से, सी केप्पा इंटू वी। कई जगह आपको लेमड़ा ई क्यू भी लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में कि तुल्यांकी चालकता को लेमड़ा ई क्यू से, तो ठीक है लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मेरी बात सुनना, तुल्यांकी चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। वहाँ पर भी क्या कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात को कह रहे हैं, लेकिन दोनों जगह V डिफरेंस है। यहाँ पर V क्या है, 1 ग्राम मोल तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, और वहाँ पर क्या था, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन था, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, और यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का विलयन का आयतन है। चलिए, तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। चालकता किसके कारण होती है, आयनों के कारण। ठीक है, जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है, जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है, इसे डेल EQ या लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। EQC लिखा हुआ, डेल EQC बराबर केप्पा इंटू वी, ये की भी बात है, जहाँ K क्या है, केप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। यदि C ग्राम तुल्यांक CEQ को क्या, ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है, तो 1 ग्राम तुल्यांक क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे CEQ में विलय होगा। बढ़िया बात है। तो V बराबर क्या लिख दिया अपनों ने, ये चीज़ लिख दी। तो इसको लिखा अपनों ने इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखा अपनों ने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ बता देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डेल EQC बराबर केप्पा, तो ऐसा कैसे लिखेंगे, और इस V की जगह क्या लिखेंगे, इंटू 1000 बटे CEQ लिख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से अपने को ये समीकरण मिलेगी। चलो, यही लिखा हुआ है आगे, यही लिखा हुआ ना, इससे और इससे क्या मिल गई अपने को, ये मिल गई। जहाँ CEQ को नॉर्मलता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मलता, CEQ को नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब भाई साहब इसकी इकाई की बात करें, इकाई की बात करेंगे तो इकाई क्या होगी इसकी इकाई किसकी, तुल्यांकी चालकता की इकाई। तो केप्पा की जगह, केप्पा की इकाई क्या है, केप्पा मतलब विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और फिर क्या लिखेंगे, 1000 की जगह सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लो 2 और यहाँ पे क्या लिखो, तुल्यांक EQ। तो ये इसकी इकाई हो जाएगी ओम, ओम को ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ओम OHM, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स और क्यूब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या लिखूं, EQ ऊपर जाएगा तो क्या लिखूं, EQ इनवर्स। ये हो जाएगी किसकी इकाई, तुल्यांकी चालकता की इकाई। क्लियर है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका। अब बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है,
पहले वाले में मैं पूरा करवाना चाह रहा था, लेकिन साथियों बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बना लिया। चलिए 18वां का अथवा वाला क्वेश्चन याद करवाना है ना आपको। अब आपके पास समय नहीं है, अगर साल भर आप कहाँ पे पढ़े, किसके यहाँ कोचिंग गए क्या पता, लेकिन अब तो है आपको याद होना चाहिए। भाई साहब हम बात करेंगे कोलराश के नियम की। बहुत सी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कोलराश को नियम कही है। कोलराश को नियम का होता है, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो भाई साहब होता क्या है कि कोई हम विद्युत अपघट्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो प्रबल होते हैं और एक कहते हैं अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कई बात करा कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। मेरी बात सुनना, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जैसे NaCl के माना कि 100 अणु हैं तो 100 अंदर डाले, मोल के रूप में डालते, वैसे अणु गिनाते नहीं, मोल के फॉर्म में रहते हैं। तो अंदर डाले अपनों ने तो 100 ही अणु किसमें, Na+ और Cl- में। तो 100 NaCl से, मेरी बात सुनना, 100 NaCl से आपके पास 100 Na+ बन गए और 100 क्या बन गए, Cl-। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो गया। अब लिया मैंने 100 लिए CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिया। तो दुर्बल में क्या हो गया, 50 तो बन गए आपके CH3COO- और 50 बन गए H+, और 50 आपके पास CH3COOH वापस पड़े रह गए। तो इसको कह रहा हूँ दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहे उनको क्या कहूँगा मैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। मेरी बात समझे आप। तो जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो लेकिन क्या होगा कि अनंत तनुता पर पानी मिलाते जा रहे, विद्युत अपघट्य है आपके पास ये, और इसके अंदर तनु करते जा रहे, सिर्फ पानी मिलाते जा रहे, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी। तो फिर कहेंगे हम खुले में आसानी से रहेंगे, ये कंजेस्टेड एरिया में नहीं रहते हैं। कौन, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जब खुलापन मिल गया तो सभी ये भी पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे। बोले बढ़िया जगह है इसके, ये तो बेचारे कंजेस्टेड में भी रह लेते हैं। कौन, प्रबल विद्युत अपघट्य। मेरी बात सुनना, जैसे कि आपने 100 ml वाटर ले रखा है और 100 ml वाटर में कंडीशन दे दी कि भैया NaCl को डाला, तो NaCl तो पूरी तरह से वियोजित हो गया 100 Na+ और 100 Cl- में। ये भाई साहब जो है पूरी तरह से वियोजित नहीं हुए, आधे हुए। तो अपनों ने 100 ml की जगह और पानी बढ़ा दिया, ये नहीं बढ़ाया, पानी बढ़ा दिया, तो ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, वियोजित होने लगे। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी पूर्णतः वियोजित होते हैं। तो बात क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होती है। 2 मान कौन से, ऋणायन और धनायन। 2 मानों का योग होती है। कौन से, ऋणायन और धनायन। अनंत तनुता की बात करी, जिस पर ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया हो या विलायक मिला दिया हो, जो भी है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होती है, जिसमें एक मान धनायन तथा दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है डेल एम इन्फिनिटिव, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता को डेल एम से बता रहे। तो डेल एम इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर है, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो लेमड़ा प्लस इन्फिनिटिव, लेमड़ा माइनस इन्फिनिटिव क्रमशः धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं तथा V+ और V-। एक और ये जोड़ दिया, ये लिखा मैंने V+ और ये लिखा V-। V+ और V- विद्युत अपघट्य की प्रति फार्मूला इकाई में धनायन तथा ऋणायन की संख्या है कि कितने, यहाँ पे 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। मेरी बात समझना आप, इसको पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये धनायन और ऋणायन इकाई की संख्या कैसे हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया NaCl, मेरी बात सुनना, NaCl लिया, तो NaCl के लिए मैं लिख रहा हूँ डेल एम इन्फिनिटिव NaCl लिया है ना, NaCl का। तो यहाँ पर जो है ये वियोजन होगा, ठीक है, वियोजन होगा। तो वियोजन होगा तो Na+, ये Na+ और लेमड़ा प्लस इन्फिनिटिव प्लस लेमड़ा माइनस इन्फिनिटिव और Cl- लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ एक ही है, सॉरी यहाँ पर उधर लिखना था, Na+ उधर लिखना था, ये Na+, लेमड़ा प्लस इन्फिनिटिव Na+ और लेमड़ा माइनस इन्फिनिटिव Cl-। अब यहाँ पर संख्या, जैसे कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे कि BaCl2 ले रहे,
क्या ले रहे, BaCl2 ले रहे, NaCl की बजाय BaCl2 लिया। अरे अभी समझाने का वक्त नहीं है वैसे, सिर्फ डेल एम इन्फिनिटी सिर्फ बताने का है, बाकी तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर लिखूँ मैं क्या लिखूँ, लेमड़ा प्लस इन्फिनिटिव और ये Ba2 प्लस, कितना एक ही है, और प्लस हो जाएगा लेमड़ा इन्फिनिटिव माइनस और ये Cl माइनस, यहाँ पर तो कितना एक है, एक के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, ये 2 लिख दिया। तो ये संख्या हो गई आयनों की संख्या। तो ऋणायन की संख्या कितनी, 2 है, और धनायन की संख्या कितनी, 1 है। एक को लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, एक अंडरस्टूड है। चलिए अभी तो मिटा देता हूँ, बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि किसी विद्युत अपघट्य की तनुता अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग होती है, जिसमें एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। डेल एम इन्फिनिटी बराबर V प्लस लेमड़ा प्लस इन्फिनिटी प्लस V माइनस लेमड़ा माइनस इन्फिनिटी, जिसमें लेमड़ा प्लस इन्फिनिटी और लेमड़ा माइनस इन्फिनिटी क्रमशः धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं तथा V प्लस और V माइनस विद्युत अपघट्य की प्रति फार्मूला इकाई में धनायन और ऋणायन की संख्याएं हैं। चलिए, अथवा में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता भी दे दी यहाँ पे, तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल इन्फिनिटिव और EQ, ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं, डेल C इन्फिनिटिव डेल A इन्फिनिटिव, A मतलब ऋणायन के लिए, C मतलब धनायन के लिए, कैटायन के लिए, जहाँ सॉरी डेल नहीं लेमड़ा, डेल ये है, ये लेमड़ा। ठीक है, दोनों को अलग अलग बताया रहा है। लेमड़ा C इन्फिनिटिव और लेमड़ा A इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता है, ये भी लिखो। तुल्यांकी चालकता के लिए भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोलर चालकता के लिए लिखो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके अनुप्रयोग की बात करें, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये दोनों अनुप्रयोग हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अगर अनुप्रयोग नहीं लिख के आए तो दिक्कत आ जाएगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से छाप के आना है अपने को, कोई समझौता नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का निर्धारण, तो यही तो बात कर रहे हैं अपन कोलराउस के नियम में। क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का निर्धारण कर सकते हैं अपन इस नियम की सहायता से। देखिए, इस नियम का उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता या मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्यों में धनायन और ऋणायनों की चालकता मानों का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। मतलब आपको प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता मालूम है तो उनकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनिक चालकता देख सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे CH3COOH की अनंत तनुता पर आणविक चालकता की गणना करनी है आपको, तो आपको मालूम है इनकी सबकी, तो आप इसकी गणना कर सकते हो। कैसे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COOH की बराबर होगी डेल एम इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता HCl की प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COONA की प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl की। अब इसको क्या लिख दिया, इसको आयनों के रूप में, आयनिक चालकता के रूप में लिखेंगे। तो अनंत तनुता पर चालकता इन धनायन ऋणायनों की, तो ये H इसकी जगह क्या लिख दिया, लेमड़ा इन्फिनिटिव H प्लस और Cl माइनस, है ना। लेमड़ा इन्फिनिटिव धनायन की अनंत तनुता पर चालकता, ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता। इसको इसके लिए क्या लिख दिया, CH3COO माइनस और ये Na प्लस और ये लेमड़ा इन्फिनिटिव। इसके लिए क्या लिख दिया, Na प्लस और Cl माइनस। मेरी बात सुनना, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का Na प्लस होगा और ये माइनस का Cl माइनस होगा। अब होगा क्या भाई साहब, यहाँ पे देखना, मेरी बात सुनना, मज़ेदार बात है। ये प्लस का Cl माइनस और ये माइनस का Cl माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस का Na प्लस और ये माइनस का Na प्लस कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, ये H प्लस और ये CH3COO माइनस। तो ये वही तो है कि CH3COO माइनस और H प्लस। तो इसकी चालकता अपन ज्ञात कर सकते हैं अनंत तनुता पर, यदि अपने को ये मालूम हो तो। और इनकी चालकताओं का वैल्यू रखेंगे अपन, जहाँ जहाँ कि इसकी ज्ञात है, इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना रहती है। इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से करके आ सकते हो। क्लियर है।
अगला कोलराउश का नियम का अनुप्रयोग वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा को ज्ञात करने में। तो किसी सांद्रता पर, किसी अन्य सांद्रता पर चालकता बटे अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी? किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत अनुता पर, तो अनंत अनुता पर क्या हो जाएगा? 100% चालकता होती है। और किसी अन्य तनुता पर चालकता क्या होती है? कम होगी चालकता, क्योंकि उस समय दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित नहीं है। तो किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता बटे अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, वियोजन की मात्रा लिखेंगे कोलराउश के नियम की सहायता से। ठीक है, कोलराउश के नियम की सहायता से डेल इन्फिनिटी बराबर लेमड़ा सी इन्फिनिटी प्लस लेमड़ा ए इन्फिनिटी। अनंत अनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। वियोजन की मात्रा निकाल लेंगे अपन, है ना। किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता डेल सी बराबर किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता बटे धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता। डेल इन्फिनिटी अनंत अनुता पर चालकता, अब वो चालकता कौन सी भी हो सकती है, धनायन की आणविक चालकता हो सकती है, मोलर चालकता हो सकती है। अगर मोलर चालकता की बात करेंगे तो लेमड़ा एम इन्फिनिटी लिख देंगे, और तुल्यांकी चालकता की बात करें तो लेमड़ा डेल ई क्यू इन्फिनिटी। लेमड़ा नहीं डेल, ये डेल यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। जय हो बेटा, ये यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है अब, इसका मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। कोशिश कर रहा हूँ आपको साल भर नहीं समझ में आया तो आज तो समझ में आया, क्योंकि आज आपका माइंड क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। और ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब इधर उधर चक्कर में मत पढ़ना। वीडियो स्पीड में मेरे वीडियो देखने के बाद शांति से पढ़ना, बुक्स से पढ़ना, जहाँ से पढ़ना हो पढ़ना, समझने की कोशिश कर लो, उसके बाद आप पढ़िए। चलिए अब बात करें संक्रमण तत्व की परिभाषा। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो भैया संक्रमण तत्व जो है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्वों में 4 श्रेणियाँ हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। देखना आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो ये वे तत्व होते हैं जिनके परमाणुओं या साधारण आयनों के n-1d, शर्त क्या है, n-1d ऑर्बिटल या d उपकोष आंशिक रूप से भरे हुए होने चाहिए। आवर्त सारणी में ये 2 और 13 के मध्य स्थान रखते हैं। जो आवर्त सारणी है उसमें, जैसे कि ये जो इस तरीके से आवर्त सारणी है उसमें इस तरीके से है, तो यहाँ से 2 और यहाँ पर 13, 2 3 4, 2 से लेकर 13, इनके बीच में स्थान रखते हैं, उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में ये समूह 2 और 13 के मध्य स्थान ग्रहण करते हैं और इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। समझ में आया? संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियाँ 3D 4D 5D 6D होती है। क्लियर है यहाँ तक? जिन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होती हैं वो स्कैंडियम से लेकर, फर्स्ट वाली स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी इट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48, इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक होती है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहते हैं, 3D 4D, हाँ, तृतीय को 5D और चतुर्थ को 6D। तृतीय संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में भरते हैं। इस श्रेणी का प्रथम तत्व क्या है? लेंथेनम। क्या है? लेंथेनम 57। ठीक है, लेंथेनम 57। और इसके बाद में आता है हाफनियम 72। ठीक है, इस श्रेणी में प्रथम तत्व लेंथेनम और इसके बाद हाफनियम 72 से लेकर क्या आ जाएगा? मरकरी 80 Hg 80 तक के 10 तत्व। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के 10 तत्व रखे गए। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 के बीच के तत्व अंतः संक्रमण तत्व रहते हैं, उनको अलग लिखते हैं अपन। ठीक है, और अगली जो है हाँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी में 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, द्वितीय में किस में बढ़ते हैं? 4D में, तृतीय में 5D में और चतुर्थ में 6D में बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो, तो हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक के 9 तत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी में होते हैं, है ना। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व होते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी में कुल 10 तत्व हो गए। एक तो लेंथेनम गिन लिया और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक 9 तत्व वो हो गए। चौथी संक्रमण श्रेणी को क्या कहते हैं? 6D श्रेणी। और इसका प्रथम तत्व क्या है? एक्टिनियम 89। चौथी संक्रमण श्रेणी में क्या होता है? एक्टिनियम 89 और इसके पश्चात रदरफोर्डियम 104 से अनबियम UUB 112। ठीक
ठीक है, एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104 से अनअनबियम 112, तो एक तो ये हो गया और 9 ये हो जाएंगे, 104 से 112 तक 9 ये हो जाएंगे, टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। 89 से लेकर 104 के बीच में कहाँ पे रखे गए, नीचे रखे गए, जिन्हें कहते हैं अपन एक्टिनाइट्स। ठीक है, चौथी संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी को प्रथम तत्व एक्टिनियम 89 है, इसके पश्चात रदरफोर्डियम 104 से अनअनबियम 112 तक के 9 तत्व हैं। इन 9 तत्वों में से रदरफोर्डियम 104 Rg 111 तक के तत्वों के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त हो चुकी है, परंतु अनअनबियम आगे वालों की जानकारी प्राप्त नहीं है और उससे आगे वाले तत्वों पर अभी भी काम चल रहा है भाई साहब। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़े। क्लियर है बेटा? अभी जो है आपकी एग्जाम 2 दिन बाद है, बहुत मन में उथल पुथल होगी, लेकिन मन को बिल्कुल सेटल रखिएगा। जो पढ़ रहे हैं हाँ पढ़ेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जाएंगे। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है कि ये बैठेगा कि ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ। जो पढ़ रहे उसको मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलना ही मिलना है, कर्म करेंगे तो, है ना, आज नहीं तो कल। तो चौथी संक्रमण श्रेणी में तो तत्व क्या है, संश्लेषित तत्व मानव निर्मित है। अगला है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए, गुण लिखिए, या अगर आप इसके उपयोग भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उपयोग में भी ये चीज़ें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संक्रमण तत्व के गुण क्या है, ये है संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, तो मेटल बहुत सी जगह काम आती है, धातुएं, सोना चांदी आयरन सब काम आ ही रहे, कई सारे औजार बनाने में काम आ रहे हैं। तो संक्रमण तत्व के गुण धात्विक प्रकृति के होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मजबूत वो कठोर होते हैं, अच्छी बात है। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तो कई जगह इलेक्ट्रिसिटी में भी उपयोग किया जाता है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, तो कई सारे कंपाउंड बनाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, प्रायः क्या होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं। ये उपसहसंयोजी संकुल भी बनाते हैं। ये परस्पर अन्य धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो इनके गुण भी हो गए, उपयोग भी हो गए। क्लियर है? जय हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपके लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? हाँ, आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उनको कहते हैं अपन अंतर संक्रमण तत्व, जिसमें लेंथेनाइट सीरीज आ गई, एक तो कौन सी, लेंथेनाइट, और एक आ गई एक्टिनाइट। 2 सीरीज आ गई है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। ठीक है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 14 तत्व। ठीक है, थोरियम 90 से लेकर कहाँ तक आ गया इसमें, 90 से लेकर 103 तक लॉरेंशियम 103। तो ये है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अंतः संक्रमण, संक्रमण तत्व थे अंतः संक्रमण। क्यों कह रहे अभी मैंने कहा था ना कि लेंथेनियम 57 और हाफनियम 72, तो ये बेचारे 20 में फंस गए। कहाँ पे फंस गए, इन दोनों की 20 में फंस गए, तो इसको कह दिया इनर ट्रांजिशन एल्यूमिनियम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104 इनके बीच में किसको फंसा दिया, इन एक्टिनाइट को फंसा दिया। तो ये हो गए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो वे तत्व जिनके 3 बाह्य कोश, संक्रमण तत्वों में अंतिम 2 बाह्य कोश अपूर्ण रहते हैं, इन भाई साहब में 3 बाह्य कोश अपूर्ण रहते हैं अंतिम के, तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, n-2f में प्रवेश करता है। संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है भैया, n-1d में। किसमें, n-1d में संक्रमण तत्वों का प्रवेश करता है। इनका किसमें करता है, n-2f में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो f में 1 से लेकर 14 तक बढ़ सकते हैं, d में 1 से लेकर 10 तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से लेकर 14, n-1d 0 1 और ns2 होता है। लेंथेनाइट व एक्टिनाइट आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती है, एक लेंथेनाइट जो मैंने बता दी, परमाणु क्रमांक सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक, तथा दूसरी एक्टिनाइट की परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक होती है। ये भाई साहब हो गया आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में। जय हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लाइव में मज़ा बहुत रहता है, लाइव क्लास लेना चाहिए मुझे, बट मेरे पास संसाधन नहीं है। मोबाइल से आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अगर संसाधन होंगे तो फिर लाइव क्लास भी लेंगे, और लाइव क्लास अगर मैं लेता तो ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है इतनी क्लियरिटी से।
वीडियो ही बिगड़ जाता, इसलिए हमने लाइव क्लास नहीं ली। चलिए ये याद करोगे? हाँ करेंगे साहब। चलिए अब आगे बात करें, इनके उपयोग की बात कर ले, है ना। इनके उपयोग, आंतरिक संक्रमण तत्वों के उपयोग। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के उपयोग लिख ले कि थोरियम ऑक्साइड का उपयोग ताप दीप्त गैस मेंटल बनाने में होता है। थोरियम का उपयोग परमाणु भट्टी के लिए ईंधन छड़ बनाने में तथा कैंसर की चिकित्सा में होता है। यूरेनियम व इसके लवणों का उपयोग नाभिक ऊर्जा में, सिरेमिक। ये एक्टिनाइड से के उपयोग, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड के मिला के आंतरिक संक्रमण तत्व के उपयोग हो जाएंगे, है ना। किसके उपयोग है? ये एक्टिनाइड के उपयोग, एक्टिनाइड के उपयोग। ठीक है, ये लगा दीजिएगा आप। क्या लगा दीजिए? स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा आप। वस्त्र उद्योग में तथा औषधि क्षेत्र में किया जाता है यूरेनियम का, यूरेनियम और इसके लवणों का। प्लूटोनियम का उपयोग नाभिक ईंधन के रूप में, नाभिक रिएक्टर तथा परमाणु बम बनाने में किया जाता है। क्या बात है। तो ये हो गए एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कौन कौन से? थोड़े, पापड़, यूं, नापो, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, कैफे पर, ऐसे, फरमाओ, मैडम, नाश्ता लाए। ये है एक्टिनाइड। थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के 14 तत्व एक्टिनाइड है। इनमें थोड़े बहुत इनके उपयोग बताए हमने। क्लियर है? जय हो। अगला है एक्टिनाइड्स। सॉरी, ये एक्टिनाइड्स थे, अब है लेंथेनाइड्स। तो भाई साहब लेंथेनाइड ये रहे और इनके उपयोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। लेंथेनाइड, लेंथेनियम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 72 तक। तो सीने पर नदियाँ, सबके सिंबल लिख रहा हूँ। प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट हो गए। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 14 तत्वों को अपन लेंथेनाइड कहते हैं। और इनके उपयोग है मिश्र धातुएं बनाने में। भाई साहब लेंथेनाइडों का प्रमुख मिश्र धातु है, मिश धातु है। मिश धातु के मुख्य अवयव सीरियम, लेंथेनम, नियोडीनियम तथा अल्प मात्रा में अन्य लेंथेनाइड धातु है आयरन व अत्यंत अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। मिश धातु का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्टील जैसे उष्मारोधी, स्टेनलेस और उपकरणीय स्टील के बनाने में होता है। स्टील में 0.75% मिश धातु मिलाने से इसकी उष्मा के प्रति सुकरणीयता, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। यह स्वतः ज्वलनशील मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु का उपयोग प्रज्वलन युक्ति जैसे ट्रेसर बुलेट तथा लाइटर तथा चकमक और कवच बनाने में होता है। बढ़िया बात है। सीरियम ऑक्साइड ग्लास पॉलिश तथा नियोडाइमियम तथा प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड ग्लास के रंजक कारकों के रूप में प्रयोग होता है। लेंथेनाइड यौगिक न्यूक्लियर रिएक्टर के में नियंत्रण, परिरक्षण, ईंधन, तनुकारक तथा मंदक वाहकों के रूप में प्रयुक्त होता है। जय हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सभी को। बेस्ट ऑफ लक किसके लिए? कि मैंने आपको पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है आपकी डिमांड के ऊपर। बेटा काफ़ी समय निकाला मैंने, समय की कमी रहती है, हम भी ड्यूटी पर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि बच्चों के लिए लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम पर लास्ट में हेल्प कर देते हैं, अच्छी से हेल्प हो जाए। मैं आपके लिए ये 2 दिन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कहता रहता हूँ, आपको सजेशन देता रहता हूँ। बच्चों आपको इतनी हेल्प करिएगा, आपने कहीं पैसे देकर आप पढ़े होंगे या साल भर कहीं पढ़े होंगे, इतनी हेल्प नहीं होगी। इतनी हेल्प मैंने इन 2 या 4 दिनों में करी है। और आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं, जैसे न्यूमेरिकल के वीडियोस हैं, 2-2 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज़ हैं, 4-4 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज़ है, 5-5 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये और आने वाली है आने वाले 2 दिनों में। तो लगे रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 2 दिन तक आप अच्छे से जुड़े रहिए हमसे। आपको एक से एक जो है, आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपका पेपर अच्छा जाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ। और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों से चर्चा कीजिएगा हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे टॉपिक्स के बारे में, हमारे समझाए गए उन चीज़ों के बारे में। चलिए, सभी का धन्यवाद और अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो साथियों, मैंने जो मेहनत करी है, ये मेरी मेहनत जाया ना जाए। आप अच्छे से मेहनत करना, अच्छे नंबर लाओ और
अच्छे नंबर लाके वापस मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमें ज़रूर थैंक्स करना अगर आपको कुछ भी हमसे हमारे वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो तो। ओके, चलिए सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।